हेलो बीएससी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट, एमएसडी क्लासेस में आप सभी का मोस्ट वेलकम है। स्टूडेंट, यदि आपके पेपर भी 2022 में एमसीक्यूज यानी मल्टीपल चॉइस टाइप के होते हैं तो ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। बच्चों, बात करते हैं एक पेपर कितने मार्क्स का होगा। तो एक पेपर आपका अधिकतम 50 मार्क्स का होगा और इसमें कुछ आपके लिए अति आवश्यक निर्देश हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट की। इस प्रश्न पुस्तिका में कुल 50 बहुविकल्पीय प्रश्न है, यानी जो ये क्वेश्चंस होगा इसमें आपके पास 50 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जो है वो 1 नंबर का होगा और गलत उत्तर के लिए आपके नंबर नहीं काटे जाएंगे, यानी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अदर जो इसमें इंस्ट्रक्शंस हैं ये आपके OMR से रिलेटेड है, ठीक है। और इसमें क्या है, इनको आप खुद देख लेंगे। इसके बाद डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, यानी जो आपका प्रश्न नंबर 1 है उसमें देखो जरा, इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति किसके द्वारा दी गई थी। यानी जो वेव नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, द वेव नेचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स वाज गिवन बाय, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर होता है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन नंबर ए, डी ब्रोए। यानी डी ब्रोए जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या कहा था कि जिस प्रकार लाइट में ड्यूअल नेचर होता है उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन में पार्टिकल नेचर के साथ साथ इसमें वेव नेचर भी होता है, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, छोटे कणों की स्थिति और वेग एक साथ निर्धारित नहीं किया जा सकता, यह किसने समझाया था। यानी जितने भी इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के समान माइक्रोस्कोपिक मूविंग पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी स्थिति, यानी जो उनकी पोजीशन होगी और उनका जो मोमेंटम होगा उसको एक साथ हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, ये बताया था हाइजेनबर्ग ने। किसने? हाइजेनबर्ग ने। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा और इसी को हम कहते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और ये इन्होंने कब दिया था, 1927 में, ठीक है। इसी प्रकार बच्चों बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसमें देखो जरा, मुख्य, दिगंशी और चुंबकीय क्वांटम संख्याएं क्रमशः संबंधित है। यानी जो क्या होती है, मुख्य क्वांटम संख्या जिसे हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स, दूसरा है अजीमुथल क्वांटम नंबर्स यानी दिगंशी क्वांटम संख्या, और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स, ठीक है। ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो बात करें बच्चों, यदि हम मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स की बात करें तो ये क्या है, ये आकार को बताती है। क्या बताती है? आकार को बताती है, ठीक है। फिर दूसरा है दिगंशी क्वांटम नंबर्स, ये क्या है, सब सेल के बारे में जानकारी देती है। और जो आपकी चुंबकीय क्वांटम संख्या है ये ओरिएंटेशन को बताती है, विन्यास को बताती है। और एक क्वांटम नंबर्स होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर्स, वो क्या करता है, स्पिन क्वांटम नंबर्स जो है वो क्या, इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बताता है कि इलेक्ट्रॉन क्या है और किस दिशा में वो रोटेट करेगा, ठीक है ना। तो इसमें इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आकार, उपकोष और अभिविन्यास। इसी प्रकार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्रमशः 3s और 2p में रेडियल नोड की संख्या है, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं बच्चों नोड की। तो नोड जो है एक ऐसा स्पेस होता है या एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की संभावना क्या होती है, 0। क्या होती है? 0। यानी जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, नहीं पाए जाते हैं उस स्थान को हम क्या कहते हैं, नोड। और नोड जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका रेडियल नोड। क्या होता है? रेडियल नोड, जो हमें इसमें फाइंड कर रहे हैं। और दूसरा होता है एंगुलर नोड। क्या होता है? एंगुलर नोड। क्या होता है बच्चों? एंगुलर नोड, ठीक है। यदि बात करें हम रेडियल नोड की, तो रेडियल नोड निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो है n-l। क्या होता है? n-l-1, वेयर n क्या है, n डिनोट करता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स को,
एल डिनोट करता है एजिम सब सेल को। और क्या है, यदि हम बात करें 3s में, तो 3s में n का मान कितना है 3 है, और s के लिए l का मान कितना होता है 0 - 1। तो ऑप्शन के आंसर क्या हो जाएगा 2, यानी 3s में जो है रेडियल नोड कितने होंगे 2। इसी प्रकार ध्यान से देखना बच्चों, 2p में यदि हम रेडियल नोड की बात करें, किस में 2p में यदि हम रेडियल नोड देखें तो फॉर्मूला है n - l - 1। तो n का मान क्या है 2p के में, n का मान है 2, और p के लिए जो l का मान होता है वो कितना होता है 1 - 1। तो कितना आ जाएगा 0, कितना आएगा 0। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों अगले क्वेश्चंस की। क्वेश्चन नंबर 5 है, नाइट्रोजन का सुप्त अवस्था इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, यानी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, यदि हम बात करें नाइट्रोजन के सिंबल की, तो सिंबल होता है एन, क्या होता है एन, और इसका एटॉमिक नंबर होता है 7। कितना 7। फर्स्ट सेल में, यानी जो फर्स्ट जो सबसे सेल होती है, यानी 1s की फर्स्ट सेल जो इलेक्ट्रॉन जाता है वो n1s में जाएगा, 1s2 फिर जाएगा 2s में, तो 2s2 फिर जाएगा p में, किस में p में, तो p2px में कितना जाएगा 1, फिर किस में जाएगा 2py में भी कितना जाएगा 1, और फिर एक जाएगा 2pz में जाएगा 1। तो इसका हो जाएगा 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। ठीक है, यदि हम बात करें ऑप्शंस में, तो ऑप्शंस में कहीं भी इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है। फर्स्ट है 1s2 2s2 2px2 2py1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट हो गया है, जबकि इसका राइट आंसर क्या हो जाए 1s2 2s2 2px1 2py1 और 2pz1। तो इसको आप सही कर देंगे। इसी प्रकार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन उच्चतम इलेक्ट्रॉनिक बंधुता वाला तत्व है, यानी विच अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी एलिमेंट। यानी यदि हम बात करें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की, या इसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी कहते हैं, कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी किसकी ज़्यादा होगी, तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। क्या है बच्चों बी, यानी क्लोरीन। ठीक है, इसी प्रकार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 7 है, किस आयन का आकार सबसे छोटा होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों, जो हमारी क्या होती है आदर्श गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है, क्यों। ठीक है, आदर्श गैसों को अक्रिय गैस कहा जाता है क्यों। इंग्लिश में देखते हैं बच्चों जरा, नोबेल गैसेस और कॉल्ड इनर्ट गैसेस बिकॉज। देखो बच्चों कभी कभी क्या होता है कि हिंदी में थोड़ा मिस प्रिंट हो जाता है, तो हमेशा इंग्लिश वाला जो वर्ड है वही सही माना जाता है। तो देखो जरा यहाँ पे आदर्श गैस हो रखा था, जबकि उसे क्या होना चाहिए था नोबेल गैस, जिन्हें हम अक्रिय गैसें भी कहते हैं, जो ग्रुप 18 के जो एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा कि जो नोबेल गैस जो है उन्हें हम इनर्ट गैस कहा जाता है, कहते हैं, क्यों। इसका कारण क्या है, उनका छोटा आकार होता है, नहीं ये भी गलत हो जाएगा। उसमें क्या होते हैं युग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, ये आपका इसका क्या है राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं अगले क्वेश्चंस की, कि जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, यानी जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत है, किसके द्वारा ये प्रस्तावित किया गया था। इसमें ऑप्शन देखो बच्चों, सिडविक और पॉवेल, लिनस पॉलिंग, वर्नर और आर्हेनिस मुलिकन। बच्चों यदि बात करें वेस्पर थ्योरी की, तो ये थ्योरी जो है दो साइंटिस्ट थे, एक था नाई होम, क्या था नाई होम, और दूसरे साइंटिस्ट थे जिलेस्पी, क्या थे जिलेस्पी। इन दोनों साइंटिस्ट ने ये वेस्पर थ्योरी दी थी। किसने, नाइहोम और जिलेस्पी ने कौन सी थ्योरी दी थी, VESPR थ्योरी दी थी। ठीक है, और यहाँ पे तो
इस प्रकार का कोई ऑप्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो आपका नाइहोम और जिलेस्पी है। तो आप इसमें ऑप्शन नंबर ए भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअली में इसका राइट आंसर है वो नाइहोम और जिलेस्पी होगा, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 10 है, NaCl जो क्रिस्टल है वो बना है यानी बना होता है, जो NaCl क्रिस्टल है वो किस किस से मिलकर बना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों, एक धनायन द्वारा एक ऋणायन के ध्रुवीकरण को निर्धारित करने के नियम को समझाया गया था। यानी एक धनायन जो है वो एक ऋणायन को पोलराइज करता है, इसके लिए कुछ रूल्स दिए गए थे जिन्हें हम क्या कहते थे, फजांस रूल। क्या कहते थे, फजांस रूल। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सी है वो राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, कि ClF3 अणु का संकरण और इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने दिखाने हैं कि कितने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें होंगे, ठीक है। तो बच्चों बात करें यदि ClF3 अणु के संकरण की, तो इसके संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है कि इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम इसकी संरचना बना देते हैं। तो ClF3 में जो Cl केंद्रीय धातु परमाणु है और इसके साथ 3 फ्लोरीन जुड़े हैं। कितने, 3। एक यहाँ से जुड़ा होगा, एक यहाँ से जुड़ा होगा और एक यहाँ से जुड़ा होगा, ठीक। और Cl जो क्लोरीन है उसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 तो उसने फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग कर दी, और रही अदर इलेक्ट्रॉन की, तो वो क्या होंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या होंगे, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यदि हम इसके संकरण की बात करें तो ध्यान से देखना बच्चों, इसमें 3 बॉन्ड पेयर हैं। ये बॉन्ड पेयर है, बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, ये भी बॉन्ड पेयर है, 2 क्या है उसमें, लोन पेयर, ठीक है। तो संकरण निकालने के लिए फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन पेयर बराबर बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, ठीक है। वहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने थे, 3, लोन पेयर कितने थे, 2। तो इलेक्ट्रॉन पेयर का मान कितना आ रहा है, 5। कितना है, 5। और यदि किसी के लिए इलेक्ट्रॉन पेयर का मान 5 है, Ep बराबर 5 होगा, तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3 और D। क्या होगा, sp3D। और जब किसी में हाइब्रिडाइजेशन sp3D होता है तो उसकी ज्योमेट्री हमेशा क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होती है। लेकिन इसमें क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या है, 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है। क्या है बच्चों, इसमें 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी है, जिस कारण क्या होगा, इसकी जो ज्योमेट्री है वो क्या होगी, टी शेप होगी। क्या होगी, टी शेप होगी। कैसे होगी, टी आकार की इसकी ज्योमेट्री होगी। क्या होगी, टी आकार की इसकी ज्योमेट्री होगी। देखो बच्चों यहाँ से, और इस प्रकार इसकी ज्योमेट्री होगी, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी ज्योमेट्री में इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ये ऑप्शन नंबर इसमें सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, sp3D और 2 लोन पेयर, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस अणु में बहुकेंद्रीय बंधन शामिल है, यानी जिसमें मल्टी सेंटर्ड बॉन्डिंग होगी। तो इसका राइट आंसर आपको BH3 हो जाएगा। इसी प्रकार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 14 है, द फोर्स अटैकिंग अमंग नोबेल गैस एटम्स, और यानी जो नोबेल गैस होती है, यहाँ पे भी आदर्श गैस दे रखा बच्चों, जबकि इसका क्या है, इसका है इनर्ट गैस, यानी जो अक्रिय गैसें होती है। अक्रिय गैस में परमाणुओं के बीच कार्य करने वाला जो बल है उसको हम क्या कहते हैं, तो जो बच्चों इसके में बल होगा या जो वांडर वाल फोर्स ऑफ अटैकिंग होगी उसको हम कहते हैं, इसमें आदर्श यानी जो हमारे नोबेल गैस होंगे उनके बीच कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करती है, तो उनके बीच होगा वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की, निम्न में से किस दुर्लभ गैस में यौगिकों की अधिकतम संख्या होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जीनॉन। क्या हो जाएगा, जीनॉन यानी Xe, ठीक है। और इसका जो जीनॉन का यदि तुम एटॉमिक नंबर देखें तो इसका कितना होता है, 54। कितना होता है, 54, ठीक है। यदि हम बात करें
XeF2 की, तो XeF2 में अणु का जो आकार होगा वो क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी यदि ज्योमेट्री देखें बच्चों, तो इसकी ज्योमेट्री कुछ इस प्रकार होगी, देखो जरा यहाँ पे, ठीक है, इसकी ज्योमेट्री कुछ इस टाइप से होगी XeF4 की, ठीक है। इस प्रकार की कुछ इसकी संरचना होगी और ये क्या है, वर्ग समतलीय, यानी वर्ग समतलीय इसकी संरचना होगी, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 17 है, VSEPR जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर प्रतिकर्षण सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण का घटता हुआ क्रम है। कौन सा क्रम, घटता हुआ क्रम, ठीक है। तो यदि हम इसके घटते हुए क्रम की बात करें तो सबसे पहले सबसे जो ज़्यादा रिपल्सन होता है बच्चों वो लोन पेयर और लोन पेयर में होता है, फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर में होता है, फिर बॉन्ड पेयर में होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 18 की, निम्न में समूह 14 तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। तो जो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट्स होते हैं जिससे हम क्या कहते हैं, कार्बन फैमिली भी कहते हैं, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, वो क्या होगा, NS2 और NP2 टाइप का होगा, ठीक है। और इस ग्रुप 14 में आपके कार्बन, ठीक है, सिलिकॉन, फिर क्या है जर्मेनियम, फिर क्या होगा टिन, और फिर क्या होगा आपका क्या होगा यहाँ पे आपका लेड हो जाएगा, ठीक है ना। यह इसमें एलिमेंट्स हैं। इसी प्रकार देखो बच्चों इसमें क्या है ऑप्शन, इसमें क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्न में से कौन एक क्षार धातु नहीं है। जो हमारी क्या होगी एल्कली मेटल्स की बात कर रहे हैं, तो सीजियम भी है, रुबिडियम भी है, सोडियम भी है, कॉपर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों कॉपर जो है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट्स है और इसकी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है, ठीक है। बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, ऑक्सीजन में हीलियम क्यों मिलाया जाता है, क्योंकि जिसका उपयोग गहरे समुद्र में गोताखोर करते हैं, ठीक है। बात करें बच्चों हीलियम की, तो हीलियम जो है ये रक्त में क्या होती है, रक्त में ये क्या होती है, कम घुलनशील होती है, जिस कारण हम इसे क्या है ऑक्सीजन के साथ इसे मिलाते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ ये मिलाया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यह रक्त में क्या होती है, कम घुलनशील होती है, इट इज़ लेस सॉल्युबल इन ब्लड, ठीक है। इसी प्रकार बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 21 की, कि इसमें क्या है, डाइबोरेन में यानी B2H6 जो डाइबोरेन होता है, ठीक है, BH3 क्या है, बोरेन है, और B2H6 क्या है, डाइबोरेन है। तो डाइबोरेन में क्या है, देखो इसमें दे रखा है 4 ब्रिज हाइड्रोजन और 2 टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है, 2 ब्रिज हाइड्रोजन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है, 3 ब्रिज हाइड्रोजन और 3 टर्मिनल हाइड्रोजन मौजूद है, और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यदि मैं बात करूं इसके स्ट्रक्चर की, तो ध्यान से देखना बच्चों इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, ठीक है, और इसमें कैसे कैसे 2 ब्रिज हाइड्रोजन बनते हैं। तो एक बोरोन ए है, एक बोरोन ए है, ठीक है। इसमें 4 क्या होते हैं, आपके टर्मिनल हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है, और टर्मिनल हाइड्रोजन को हम एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन भी कहते हैं। एक जो ब्रिज हाइड्रोजन ये है और एक ब्रिज हाइड्रोजन ये है, ठीक है। इस प्रकार देखो बच्चों ध्यान से, ये हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है बच्चों, ठीक है। तो एक ब्रिज हाइड्रोजन ये है, एक ब्रिज हाइड्रोजन ये है, और ये इधर वाले जो साइड वाले हाइड्रोजन है वो क्या है, आपके टर्मिनल हाइड्रोजन है। तो इस प्रकार ये डाइबोरेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, 2 ब्रिज हाइड्रोजन और 4 टर्मिनल हाइड्रोजन, ठीक है। इसी प्रकार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 22 है, क्षार धातु बंध बनाती है, जो हमारे एल्कली मेटल्स होती है वो कौन सा बॉन्ड बनाती है। तो इसमें राइट आंसर जो है आपका
आयनिक बॉन्ड होगा। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ऑप्शन नंबर बी है राइट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार देखो जरा, इसमें है क्वेश्चन नंबर 23, रेफ्रिजरेटर में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यानी CFC जो है क्या है वो? फ्रेऑन है या मेथेन है, अमोनिया है या कार्बन डाइसल्फाइड? तो इसका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेऑन। क्या है? फ्रेऑन। और फ्रेऑन का फॉर्मूला क्या होता है? CF2Cl2। ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, और जो हमारा क्या होता है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये पॉली हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं। पॉली हैलोजन कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स इन विच पॉली हैलोजन एटम्स आर अटैच्ड, यानी जिसमें क्या होंगे? बहुत सारे हैलोजन परमाणु होंगे। ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। ठीक है, इसी प्रकार ध्यान से देखना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 24 है, बोरोन के साथ विकर्ण संबंध बनाता है या दर्शाता है। तो बोरोन के साथ हमेशा बोरोन जो है हमारा ग्रुप 13 का एलिमेंट्स है, और वो क्या है? ग्रुप 14 के एलिमेंट्स के साथ ही क्या बनाएगा? विकर्ण संबंध बनाएगा। यदि हम एल्यूमिनियम के बात करें तो एल्यूमिनियम जस्ट नीचे होता है बोरोन के, कार्बन जो है वो जस्ट साइड में होता है बोरोन के, तो इनके साथ भी नहीं बनाएगा। टिन जो है टिन जो है आपके ग्रुप 14 में हमेशा किसके नीचे होगा? जर्मेनियम के नीचे होगा, तो इसके साथ भी नहीं बनाएगा। और इसका फिर राइट आंसर क्या हो जाए? इसमें राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, सिलिकॉन। क्या होगा? सिलिकॉन। तो बोरोन जो है सिलिकॉन के साथ हमेशा क्या बनाता है? विकर्ण संबंध दर्शाता है। इसके बाद बात करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 25 की, निम्नलिखित में से कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है? ठीक है, तो यदि हम NH3 यानी अमोनिया की बात करें तो अमोनिया में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वाटर में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, HF में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि HCl में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, टेट्रा सल्फर नाइट्राइड क्या है? टेट्रा सल्फर नाइट्राइड का आणविक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 है, पानी का क्वथनांक जो है वो क्या है? एक्सेप्शनली रूप से अधिक होता है, क्योंकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होता है? अधिक होता है, यानी क्वथनांक अधिक होता है, क्योंकि इसमें क्या होगा? H और O के बीच एक सहसंयोजक बंध है। ये भी इसका राइट आंसर नहीं है। पानी का अणु रैखिक है, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। पानी के अणु हाइड्रोजन बंध के कारण जुड़ते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बच्चों जो वाटर के मॉलिक्यूल हैं वो क्या करते हैं? आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने के कारण वाटर के मॉलिक्यूल पास आएंगे। इट मीन्स दैट वो क्या हो जाएंगे बच्चों? संगुणित हो जाएंगे, एसोसिएट हो जाएंगे, जिस कारण उन्हें बॉयल करने के लिए हमें अधिक एनर्जी की रिक्वायर्ड होगी, अधिक एनर्जी की आवश्यकता होगी। इसलिए इनके बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 की, निम्न में से सबसे कमजोर बंध होता है। ठीक है, कि कौन सा बॉन्ड सबसे वीक होता है? तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, वैन-डर-वाल फोर्स। ठीक है ना, देखो बच्चों वैन-डर-वाल फोर्स जो है वो वीक इसलिए होता है क्योंकि हमेशा वैन-डर-वाल फोर्स जो है अकेले गैसों और अणुओं में लगता है, और अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं एज कंपेयर टू एटम्स, जिस कारण उनको हम आसानी से हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, बिकॉज जब अणु दूर दूर होंगे तो उनके बीच की बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी, और बॉन्ड लेंथ जो है यदि ज़्यादा होगी तो वहाँ पे क्या है? उसे हम आसानी से तोड़ सकते हैं, क्योंकि जितनी ज़्यादा बॉन्ड लेंथ होगी वहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमें कम देनी पड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार बात करते क्वेश्चन नंबर 29 की,
एक शॉट की दोष में, यानी जो क्या होता है भाई, शॉट की दोष होता है, यानी जो शॉट की डिफेक्ट होता है उसमें क्या होता है हमेशा एक केटायन और एक जो एनायंस होता है वो अपने क्या है, अपने पोजीशन को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं, अपने पोजीशन से वो क्या हो जाते हैं, हट जाते हैं, जिस कारण जो हमारा लैटिस होता है, क्रिस्टल होता है, उसमें डिफेक्ट जो है वो क्या होता है, पैदा हो जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, शॉट की दोष कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाए, कुछ खाली स्थल, कुछ जाली क्या होती है, स्थल खाली है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, यदि बात करें शॉट की दोष की, तो इस दोष में हमेशा क्रिस्टल की जो डेंसिटी है वो हमेशा क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या होती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि जो क्रिस्टल की विद्युत उदासीनता है, जो इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी है वो बनी रहती है, और इसमें जो क्या होती है, उपसह संयोजन जो संख्या है वो उसका मान क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है ना। यदि बात करें हम क्रिस्टल शॉर्ट की दोष की, तो जैसे हमारा NaCl है, KCl है, इन सभी में शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। ठीक है ना। यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 30 की, हीरे में कार्बन का संकरण यानी द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन डायमंड, तो डायमंड में जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो हमेशा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कौन सा, sp3। कैसे होता है, देखो ध्यान से कि जो डायमंड होता है वो कार्बन का एलोट्रोपिक फॉर्म है, जिसमें एक कार्बन जो है अन्य 4 पड़ोसी कार्बन से घिरा रहता है। एक कार्बन कितने से, अन्य 4 पड़ोसी कार्बन से घिरा रहता है, किसमें, डायमंड जो है। ठीक है। अब देखो बच्चों ध्यान से, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है, जबकि क्या है, ये सिंगल बॉन्ड है। ठीक है ना। इसमें भी क्या होगा, एक कार्बन में अन्य 4 कार्बन में, अन्य 4 पड़ोसी कार्बन से घिरा होगा, किसमें, डायमंड में। और जब एक कार्बन 4 कार्बन से घिरा होगा तो देखो जरा, इसमें यदि हम एक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखें तो इसमें 4 बॉन्ड पेयर हैं, और यदि बॉन्ड पेयर का मान 4 है तो उसके लिए संकरण होगा sp3। कौन सा, sp3। कौन सा संकरण हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा संकरण होगा बच्चों, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 31 है कि यदि फ्लोरीन अपने कुछ गुणों में बाकी हैलोजन से भिन्न होता है, इसका कारण क्या है। यानी जितनी भी एबनॉर्मल जो बिहेवियर है फ्लोरीन्स के, उन्हीं के कारण फ्लोरीन्स जो है अन्य हैलोजन से क्या होता है, डिफरेंट होता है। एबनॉर्मल बिहेवियर में क्या हो सकता है, हैलोजन्स का स्मॉल साइज हो सकता है, उसमें d ऑर्बिटल्स जो हैं उसकी अपसेंट हो सकती है, उच्च विद्युत ऋणात्मकता हो सकती है, कम उसकी विघटन ऊर्जा हो सकती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या है, उपर्युक्त सभी। ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 32 है, डी कक्षक का आकार होता है। तो यदि हम क्या है, जो हमारे ऑर्बिटल्स जितनी भी, यानी s ऑर्बिटल होती है, p ऑर्बिटल होती है, d ऑर्बिटल होती है और f ऑर्बिटल होती है, इनका यदि शेप की बात करें तो s जो ऑर्बिटल होती है उसका शेप हमेशा क्या होता है, डम्बल शेप होता है। क्या होता है, डम्बल शेप होता है, गोलाकार होता है। p जो ऑर्बिटल है उसका शेप हमेशा डम्बल शेप होता है, और जो d ऑर्बिटल्स होती है उसका हमेशा जो शेप होता है वो क्या होता है, डबल डम्बल होता है। क्या होता है, डबल डम्बल होता है। और f ऑर्बिटल का जो शेप होता है कॉम्प्लिकेटेड होता है, और उसे हम 2D में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमेशा ऐप को नहीं दिखाते हैं। तो डी ऑर्बिटल जो है, इसके लिए डी ऑर्बिटल का जो आकार है वो डबल डम्बल होगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की, तत्वों के किस ब्लॉक को संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है।
यानी जो एलिमेंट्स हैं उनमें से एलिमेंट्स को जो ब्लॉक है उसमें से किसी संक्रमण तत्व के रूप में जाना जाता है। तो जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संक्रमण तत्व या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ठीक है, इसी प्रकार बात करते हैं, इसी प्रकार यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 34 है। ऑक्सीजन अणु अनुचुंबकीय है। जो ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। इसे द्वारा समझाया जा सकता है, यानी जो ऑक्सीजन का अणु पैरामैग्नेटिक होता है यानी अनुचुंबकीय होता है। इसका कारण क्या है, इसका कारण है इसे किसके द्वारा समझाया गया था, इसे समझाया गया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, यानी जो MOT जो है उसके द्वारा हम इसे समझा सकते हैं। ठीक है, कारण क्या है कि ऑक्सीजन जो है वो पैरामैग्नेटिक होता है, बिकॉज इसमें क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के कारण ये क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के प्रति ये क्या कर सकता है, अट्रैक्शन रखता है, इसलिए ये क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। ठीक है, इसी प्रकार देखो जरा, बंध ऊर्जा को संदर्भित करता है, यानी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो रेफर टू द, यानी क्या कर सकती है बॉन्ड एनर्जी, वो क्या कर सकता है, एक यौगिक के एक मोल बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा ये भी नहीं होती है, क्योंकि यदि हम एक यौगिक का एक मोल बनाएंगे तो उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं या जालक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक यौगिक के एक तिल को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा, बच्चों यहाँ पे एक तिल नहीं हो सकता है, बल्कि ये क्या हो सकता है, एक बॉन्ड को, यानी यौगिक के एक मोल को तोड़ने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा होती है, ठीक है ना, एक मोल को तोड़ने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि बंध ऊर्जा किसे कहते हैं, बॉन्ड एनर्जी जो है क्या हो सकती है, एक मोल को तोड़ने के लिए जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी प्रकार देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 36 है, एस कक्षक बिना दिशा के होते हैं, यानी उनकी कोई डायरेक्शनल नहीं होती। इसका कारण क्या है, क्योंकि इसका एस जो ऑर्बिटल्स है उसका शेप क्या होता है, गोलाकार समरूपता। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्फेरिकल सिमेट्री के कारण। ठीक है ना। अच्छा, दूसरा है इसमें छोटे, ठीक है, इसमें देखो बच्चों राइट आंसर इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 37 है, अभाव सिद्धांत कहता है, तो इसका राइट आंसर आपका इलेक्ट्रॉन जो है निम्न ऊर्जा स्तर में प्रवेश करता है। ठीक है, ये इसका ठीक है। अभाव जो है एक साइंटिस्ट नहीं है, बल्कि एक क्या है, शब्द है, ये एक वर्ड है। ठीक है, जो जिसका मीनिंग होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करना। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, अभाव में ऐसा इस सिद्धांत के अनुसार ये कहा गया था कि इलेक्ट्रॉन्स पहले निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं और फिर जो है फिर उसके बाद उनका क्या होता है भाई, उसके बाद ही इलेक्ट्रॉन्स जो है उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं, यानी पहले इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो लो एनर्जी लेवल में प्रवेश करेंगे। ठीक है, इट मीन्स दैट इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की, तो सोडियम पॉजिटिव, यानी सोडियम जो पॉजिटिव का धन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। ठीक है, तो यानी सोडियम पर प्लस चार्ज है, इसका मतलब है कि इसने एक इलेक्ट्रॉन क्या करा होगा, डोनेट करा होगा। तो और जब ये एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अक्रिय गैस का हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी होगा, NH2 1s2 2s2 और 2p6। इसी प्रकार देखो बच्चों 39 वाला है, दो परमाणुओं के बीच बंध के आयनिक गुण के प्रतिशत की गणना उनके बीच के अंतर से की जाती है, यानी जब दो हमारे के पास क्या होंगे, परमाणु होंगे, माना H है, हमारे पास दो परमाणु, एक H है और एक क्या है, Cl है। यदि हम इनके आयनिक गुण की प्रतिशतता की गणना करें तो इनके बीच कैसे हम अंतर करें, किसकी इनके बीच कैसे ये कंफर्म करें कि किसका आयनिक गुण ज़्यादा है। तो इस पर Cl पर नेगेटिव चार्ज होता है और इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है,
और जिसके पास जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज होगा सॉरी, वो चीज़ों को अपनी ओर खींचेगा। इट मीन्स दैट हम क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के से ये पता कर सकते हैं कि किसका आयनिक गुण ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, वैद्युत ऋणात्मकता, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं बच्चों 40 की, कि अकार्बनिक बेंजीन है, यानी जो हमारी अकार्बनिक बेंजीन है, ठीक है, जो अकार्बनिक बेंजीन है वो क्या है, ठीक है। तो अकार्बनिक बेंजीन में इसका राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, B3N3H6, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, बोरोजीन, क्या कहते हैं, बोरोजीन। तो बोरोजीन जो है, एक बोरोजीन जो है उसके जो केमिकली यदि हम उसे देखें तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो बेंजीन के समान होती है। किसके समान होती है, बेंजीन के समान होती है, ठीक है। केवल इतना डिफरेंस होता है कि बेंजीन में 6 कार्बन होते हैं और बोरोजीन में 3 बोरॉन और 3 नाइट्रोजन होते हैं, ठीक है। तो ये है इसका राइट आंसर B3N3H6, ठीक है। इसी प्रकार बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की, ठीक है। इसमें देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 41 है, P और N प्रकार के जो अर्धचालक हैं, यानी जो सेमीकंडक्टर हैं, वो समूह 14 के तत्वों के डोपिंग द्वारा बनते हैं। यानी यदि हम P और N प्रकार के अर्धचालक जो हैं वो क्या हैं, यदि हम उन्हें समूह 14 के तत्वों के साथ डोपिंग करते हैं तो P कब बनेगा, जब हम उन्हें ग्रुप 15 के साथ जोड़ेंगे, और N प्रकार के जो सेमीकंडक्टर तभी बनेंगे जब हम क्या करेंगे, ग्रुप 14 के एलिमेंट्स को ग्रुप 13 के साथ डोपिंग करेंगे। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार है आपका क्वेश्चन नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा अणु द्विध्रुव आघूर्ण दिखाएगा, ठीक है। तो इसमें मेथेन है, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म है, इथेन है। तो इसका राइट आंसर आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, CO2, ठीक है। अच्छा, दूसरा इसमें ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, फ्लोरीन नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव को कहा जाता है। देखो बच्चों इन सभी में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन जो है समान होंगे, इसलिए हम इन्हें कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा, सिलिकेट जो सिलिकेट खनिज युक्त होते हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, चतुष्फलकीय SiO4 इकाइयों में सिलिकॉन और ऑक्सीजन, ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 है, कार्बन ड्रम का दूसरा नाम है, या जो कार्बन ड्रम होता है, कार्बन ड्रम जो है उसका दूसरा नाम क्या हो सकता है, कैल्शियम जो ऑक्साइड है, या कैल्शियम कार्बाइड है, या कैल्शियम सिलिकॉन ऑक्साइड है, या कैल्शियम कार्बाइड है, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर आपका कैल्शियम कार्बाइड, यानी इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। और कैल्शियम कार्बाइड जो है इसका फॉर्मूला देखें तो क्या हो जाएगा, CaC2, ठीक है, CaC2, इस प्रकार इसका स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों XeF6 है, तो ये क्या है, इसका यदि हम ज्योमेट्री देखें तो ये डिस्ट्रॉयड ऑक्टाहाइड्रल होता है, यानी विकृत अष्टफलकीय होता है। इसके बाद यदि बात करें क्वेश्चन नंबर 47 की, तत्वों के प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो हुंड का नियम, ये भी इसका गलत है, अभाव सिद्धांत इसका गलत है। इसमें से होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी स्लेटर का नियम, सॉरी इसमें क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी स्लेटर का नियम, ठीक है। इसी प्रकार देखो जरा क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में से कौन अनुचुंबकीय है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा O2 नेगेटिव। इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए O2 नेगेटिव। इसी प्रकार ध्यान लास्ट के 2 क्वेश्चन हैं,
ठीक है। सहसंयोजकता है, यानी जो कोवैलेंसी है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हमेशा इसमें शेयरिंग होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉन्स का बंटवारा होता है। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी क्वांटम संख्या एक ही कक्षा में मौजूद दो इलेक्ट्रॉनों के बीच अंतर कर सकती है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चक्रण क्वांटम संख्या या स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो आई होप बच्चों आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी, और यदि आपको ये वीडियोस पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। अगली वीडियोस में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एमसीक्यूज क्वेश्चन कराऊंगा। थैंक यू।